हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो रिकैप सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में हम लगभग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऑन डिफरेंट कंसेप्ट। तो रिकैप सीरीज का तो एक ऑब्जेक्टिव एक ही है, प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब रोटेशनल मोशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और देखिए, हमने यहाँ पे एक और चीज करी हुई है कि हर क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग हो, ये हमने देखा है। तो मिक्स कंसेप्ट पे हम लोग ज्यादा काम करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2, m1 ग्रेटर देन m2 इन एटवुड मशीन्स। तो बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि एटवुड मशीन क्या होती है, तो मैं आपको थोड़ा एटवुड मशीन का आइडिया दे देता हूँ। ये एक पुली है, फिक्स पुली है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, और इससे ये दो मासेस कनेक्टेड है। ये m2 है और ये m1। तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है एटवुड मशीन। क्या कहा जाता है? एटवुड मशीन। अगर आपको ये मालूम नहीं है, अब देखिए यहां पर दिया गया है कि भाई m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2। तो सबसे पहले डिसाइड कर ले कि भाई सिस्टम कहाँ मूव करेगा। m1 नीचे जाएगा ये एक्सलरेशन से, उतने ही एक्सलरेशन से m2 ऊपर जाएगा, क्योंकि m2 हल्का है और m1 भारी है। तो अब सबसे पहले हमें एक्सलरेशन निकालना है। तो एक्सलरेशन निकालने का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। तो एक्सलरेशन को आप लिख सकते हैं नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो भाई टोटल मास तो आपका है m1 प्लस m2, और m1 m2 को पुल कर रहा है, तो m1g माइनस m2g। तो ये एक्सलरेशन आ गया सिस्टम का m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो एक स्टेप में और एक लाइन में आप इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पर जाएंगे तो क्वेश्चन कहता है कि भाई एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। तो एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमेशा आप याद रखिए, एक बहुत छोटी सी बात है जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है। तो देखिए m1 नीचे जा रहा है तो हम इसको मान लेते हैं माइनस है, और m2 ऊपर जा रहा है तो इसे ले लेते हैं प्लस है। तो हमने एक बहुत सिंपल साइन कन्वेंशन यूज किया है, प्लस वाई और माइनस वाई अपॉन m1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। तो एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m2 माइनस m1 कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय a, मल्टीप्लाइड बाय a। अब देखिए साइन कन्वेंशन के बारे में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। हमने नीचे माइनस ले लिया, ऊपर प्लस ले लिया। आप चाहे तो नीचे के डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हैं और ऊपर के डायरेक्शन नेगेटिव ले सकते हैं। तो ये एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। अब हमें एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वो है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू रख दी यहाँ पर, अपॉन m1 प्लस m2। माइनस कॉमन ले लीजिए। क्यों लिया माइनस कॉमन? तो जिससे ये हो जाएगा m2, सेकंड ब्रैकेट को देखिए, माइनस बाहर चला गया, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। तो एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, ये नोट कर लीजिए, माइनस ऑफ माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, दिस इनटू दिस,
अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू जी। तो नेगेटिव साइन बताता है कि सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है। तब आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा कि एटवुड मशीन क्या होती है और सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं सेंटर ऑफ मास पर, और मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है। अब कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो आप एक काम कर सकते हो, ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, कुछ भी ले सकते हैं। कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन आपकी चॉइस है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन तो हमारा आ गया, इसका आंसर तो हम निकाल ही चुके हैं, तो एटवुड मशीन भी हम अब समझ चुके हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो देखिए ये रहा अगला सवाल, मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें। ओके, आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ फॉलोइंग बॉडीज ऑफ सेम रेडियस। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, जैसे घूर्णन त्रिज्या भी बोलते हैं, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो देखिए अबाउट नेचुरल एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग्स, तो सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट नेचुरल एक्सिस एम आर स्क्वायर होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं एम के स्क्वायर। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये तो पहले का हो गया। अब दूसरे का, अबाउट डायमीटर ऑफ सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। हमने इसको एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दिया, तो के आ गया आर बाय रूट 2, आर बाय रूट 2, और रूट 2 होता है आपका 1.4, तो ये लगभग आएगा 0.7 आर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें निकालना है। अब तीसरा पढ़ लेते हैं, अबाउट डायमीटर ऑफ सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट मतलब सर्कुलर डिस्क, तो सर्कुलर डिस्क की डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 4। याद रखना बड़ा जरूरी है। इसको हमने इक्वेट किया एम के स्क्वायर से, एम से एम कैंसिल, तो यहां हमें के मिला आर बाय 2, तो ये हो गया 0.5 आर, 0.5 आर। अब चौथे उस पे आते हैं, टाइम 1 ही मिनट है सॉल्व करने के लिए, ध्यान रखिए। अबाउट डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। इसको आपने बराबर करा एम के स्क्वायर, तो के आ गया आपका रूट ऑफ 2/5 इंटू आर। तो ये लगभग रूट 2 को हम लिख सकते हैं 1.4, और इसको लिख सकते हैं 2.3 अप्रोक्सीमेटली इंटू आर, 14/23। ठीक है, तो ये लगभग ऐसा आएगा 0.6 आर। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है, तो सबसे कम किसका होगा, थर्ड का होगा। उससे ज्यादा किसका होगा, फोर्थ का। उससे ज्यादा किसका होगा, थर्ड के बाद क्या ले लिया, फोर्थ। सबसे कम होगा थर्ड का, उससे ज्यादा होगा फोर्थ का, और उससे ज्यादा होगा सेकंड का, और सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का। तो करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए थर्ड फोर्थ सेकंड वन, थर्ड फोर्थ सेकंड वन। अब आप देखिए कि किस चॉइस में आपको थर्ड फोर्थ सेकंड वन मिल रहा है, तो आंसर पता चल गया होगा। तो ये है करेक्ट आंसर थर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 मेमोरी बेस्ड होते हैं, पर टाइम आपके पास कितना है, 1 मिनट। तो बहुत क्विकली आपको ऐसे सवालों का जवाब देना चाहिए, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इससे पहले हम अगले सवाल पर जाएं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बहुत सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। अब ये हमारा अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है,
द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज ओमेगा. द लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी whose position vector is 2i plus 3j minus 2k. तो देखिए दो चीजें दी गई है, एक तो ओमेगा दिया गया है 4i प्लस j माइनस 2k और r दिया हुआ है, r दिया हुआ है 2i 3j माइनस 3k और हमसे पूछा गया है लीनियर वेलोसिटी. तो लीनियर वेलोसिटी एक वेक्टर कंसेप्ट है, तो लीनियर वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ओमेगा क्रॉस आर. ओमेगा क्रॉस आर. अब देखिए ओमेगा कितना है 4i प्लस j माइनस 2k. 4i प्लस j माइनस 2k. 4i प्लस j माइनस 2k और r है वो भी दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 3k. 2i प्लस 3j माइनस 3k. अब हमें निकालना है ओमेगा क्रॉस आर. क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आना चाहिए i j k 4. j का मतलब है 1j 1 और यह है माइनस 2. फिर इधर है 2 3 माइनस 3. अब इस डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. आपने सीखा होगा ऐसे, कुछ लोगों ने कैलकुलेशन की बात करी थी इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ. और फिर लास्ट के 4 1 2 3. तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. -3 प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -12 प्लस 4 तो ये हो जाएगा प्लस 8j और ये हो जाएगा 12 माइनस 2 10k. तो ओमेगा क्रॉस आर की जो वैल्यू है वो आएगी 3i प्लस 8j प्लस 10k और यही हमारी होगी लीनियर वेलोसिटी. दिस विल बी द इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी. तो देखते हैं कौन सी चॉइस में हमें ये दिया गया है. ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. तो देखिए जब ये सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकैप में, इसमें हम सारे लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे. कुछ क्वेश्चन सिंपल हो सकते हैं, कुछ मीडियम हो सकते हैं और कुछ टिपिकल भी हो सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर क्या है का विशेष ध्यान रखा है. तो चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट अगर नहीं आता है निकालना तो सीखिए, बहुत जरूरी है. अब अगले सवाल की तरफ, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है. ओके. If the earth were to suddenly contract to 1/n of its present radius, अगर अर्थ एकदम से सिकुड़ जाए और उसकी रेडियस अपनी प्रेजेंट रेडियस का 1/n हो जाए विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, पर अर्थ का मास नहीं बदलता, द ड्यूरेशन ऑफ द न्यू डे विल बी नियरली. तो दिन की नई अवधि क्या होगी, द ड्यूरेशन ऑफ न्यू डे विल बी इक्वल टू व्हाट. तो देखिए सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट नंबर 1 कि कोई सा भी प्लेनेट हो, एक बात हमेशा याद रखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एवरी प्लेनेट इज कंजर्व्ड. जब हम बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एवरी प्लेनेट इज कंजर्व्ड, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हर प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है. दूसरी बात, अर्थ जो है अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट करती है.
इसको भी याद रखना है। अर्थ ऑलवेज रोटेट अबाउट इट्स डायमीटर, अर्थ अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट करती है। तो डायमीटर के अबाउट, और तीसरी बात, अर्थ को हम एक परफेक्ट स्फीयर तो नहीं मान सकते, फिर भी हम उसे सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ क्या होगा? टू बाय 5 mr²। और दूसरा कंसेप्ट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ हमने मान ली ओमेगा, और जरूरत पड़ने पे हम ओमेगा को लिख देंगे 2π/t। तीसरी बात, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ I × ओमेगा। अब हमें कहा गया है कि अर्थ की रेडियस बदल रही है। भले ही रेडियस बदल जाए, कुछ भी क्यों ना बदल जाए, तो अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हम कह सकते हैं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो देखिए I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये हो गया 2/5 mr², ओमेगा हो गया 2π टाइम पीरियड अर्थ का 24 आवर्स। अब ये हो गया 2/5, और अर्थ की रेडियस r/n हो गई है, इसलिए r/n का स्क्वायर, और नई एंगुलर वेलोसिटी को लिख देंगे 2π/t2। तो टाइम पीरियड भी बदल जाएगा। तो देखिए 2/5 कैंसिल, m कैंसिल, r² भी कैंसिल हो जाएगा, 2π भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 1/24 बचेगा, और यहां पर बचेगा 1/n² t2। तो t2 विल बी 24/n²। और आंसर ध्यान रखिए, ये किस में होगा? आवर्स में होगा। किस में होगा? आवर्स में होगा। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम जा सकते हैं, 24/n आवर्स। तो इसका सही आंसर 24/n² आवर्स है। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल हमने यूज करी और बहुत सिंपली हमने इसको सॉल्व किया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, तो अब फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, अब पार्टिकल, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको 4 सेकंड का टाइम देता हूं। ओके, अब पढ़ते हैं इसको। पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एन एंगुलर मोमेंटम L। तो उसका एंगुलर मोमेंटम L है। इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी f ऑफ द पार्टिकल इज डबल्ड, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी f को, जिसे हम एक्चुअली में एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम W भी बोलते हैं, ओमेगा भी बोलते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड, और काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दिया जाए, तो पूछते हैं कि इट्स एंगुलर मोमेंटम बिकम्स, कितना हो जाएगा? पहला आंसर कहता है 4L हो जाएगा, दूसरा आंसर कहता है 2L हो जाएगा, तीसरा आंसर कहता है L/2 हो जाएगा, चौथा आंसर कहता है L/4 हो जाएगा। तो ये अब देखिए, यहाँ 3 बातें हैं। एक तो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और काइनेटिक एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12I f², क्योंकि यहाँ पे ओमेगा क्या गिवन है? f गिवन है। ठीक है, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I ओमेगा, तो मैं इसको लिखूंगा IF। अब मेरे पास ये 2 इक्वेशन आ गए। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को
सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा ई आर डिवाइडेड बाय एल हाफ आई एफ स्क्वायर अपॉन आई एफ। तो आई तो कैंसिल हो गया, तो ई आर बाय एल होगा, एफ भी कैंसिल हो गया, ये हो गया एफ बाय 2। तो अब यहां से हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकालेंगे, 2ER क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2ER अपॉन एफ इक्वल टू एल। 2ER, अब देखिए फिर से डिवीजन कर लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एफ स्क्वायर आई एफ, तो आई से आई कैंसिल, एफ से एफ भी कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर एफ बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2ER बाय एफ इक्वल टू एल। तो एल हो गया 2ER बाय एफ। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डबल कर दी और काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी, आधी कर दी। तो पहले एंगुलर मोमेंटम था एल, काइनेटिक एनर्जी थी रोटेशन ER और फ्रीक्वेंसी थी एफ। अब मान लीजिए नया एंगुलर मोमेंटम एल डैश है। अब आपने काइनेटिक एनर्जी को एज पर द क्वेश्चन लैंग्वेज काइनेटिक एनर्जी को आधा करना है और फ्रीक्वेंसी को डबल करना है। काइनेटिक एनर्जी को आधा करना है, तो ये हो गई अब आपकी ER बाय 2, और एफ को डबल करना है, कितना हो गया 2F। तो देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल, तो एल डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ER अपॉन 2F। अब दो इक्वेशन हो गए हमारे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। सेकंड को हम फर्स्ट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एल डैश अपॉन एल ER अपॉन 2F अपॉन 2ER अपॉन एफ। तो एल डैश बाय एल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/4। तो नया एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, L/4। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पर याद रखिए टाइम तो 1 ही मिनट है आपके पास। तो इसका आंसर होना चाहिए, कितना होना चाहिए आंसर, L/4 होना चाहिए। तो देखते हैं पीछे चल के कि कौन सा आंसर में L/4 होगा। तो ये रहा चौथा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में हम इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे हमने किया। तो आपका आंसर आ गया L/4। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, तो मैं चाहता हूँ आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको 4 सेकंड देता हूँ। ओके, अब आपने इसे नोट कर लिया। अब हम इसे पढ़ते हैं। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r I plus 2j minus k and its momentum is 3I plus 4j minus 2k। अब पूछा गया है द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू, 4 आंसर है। पहला आंसर कहता है कि एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर किसके है, एक्स एक्सिस के। दूसरा आंसर कहता है कि एंगुलर मोमेंटम वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तीसरा आंसर कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और चौथा कहता है लाइन एट इक्वल एंगल्स टू ऑल द एक्सिस। तो भाई एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर निकालना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो देखिए अब एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट क्या है, वेक्टर कंसेप्ट m r क्रॉस v। तो हम इसको ये कह सकते हैं r क्रॉस p। क्या कह सकते हैं, r क्रॉस p। अब देखिए r तो हमें दिया हुआ है I plus 2j minus k, और p का वेक्टर भी दिया गया है 3I plus 4j minus 2k, 3I plus 4j minus 2k। अब हमें क्या करना पड़ेगा, r क्रॉस p को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम r क्रॉस p को कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, I j k, फिर देखिए 1I है
1 2 -1 3 4 -2। तो R क्रॉस V नहीं है यहाँ पर, तो ये थोड़ी सी गलती है, इसको थोड़ा सुधार दिया जाए। तो ये R क्रॉस कितना है, P है। तो अगली स्लाइड में हम इस R क्रॉस P को निकालेंगे। जब तक हम एंगुलर मोमेंटम नहीं निकालेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो वेक्टर नोटेशन में हमें इसको निकालना पड़ेगा। थ्री 4 -2, that is the value of R क्रॉस P। निकालते हैं। 2 -1 4 -2 -j 1 -1 3 -2। जैसा आपने मेथड सीखा होगा उसी में बात कर रहे हैं। k 1 2 3 4। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 -4 इंटू -1, और यहां पर है आपका -j, तो ये हो जाएगा -2 -3 इंटू -1, और अब बचा k 1 इंटू 4 4 -6। तो अब R क्रॉस P, I तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया, और देखिए ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 -2 -j, और ये हो गया -2k। -j -2k एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया। अब उसके बाद करते हैं, तो ये आ गया -j -2k, तो एंगुलर मोमेंटम है -j -2k, और x एक्सिस का वेक्टर क्या है, i कैप। तो अगर i का हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, -j -2 के साथ, तो हम जानते हैं ये आएगा -i डॉट j और -i 2i डॉट k, और आप अच्छे जानते हैं i डॉट j 0 होता है, i डॉट k भी 0 होता है, तो ये आ गया 0। इसका मतलब हमारा एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। ये पहला ऑप्शन इसका सही है, आप इसको टिक कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिए एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या है, आई है। अब ये अगला सवाल, इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब इसे पढ़ते हैं। A circular disk is rotating about its own axis at a uniform angular velocity omega. The disk is subjected to uniform angular retardation by which its angular velocity is decreased to omega by 2। पहले ओमेगा थी और रिटार्डेशन के कारण एंगुलर वेलोसिटी कम होकर कितनी हो गई है, ओमेगा बाय 2 हो गई है ड्यूरिंग 120 रोटेशन। द नंबर ऑफ रोटेशन फर्दर मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट में आने से पहले वो और कितने रोटेशन करेगी, क्योंकि उस पर रिटार्डेशन तो लग रहा है। तो देखिए हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी गई है ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दी गई है ओमेगा 2, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए थीटा की बात करते हैं। एक रोटेशन में हम कितना एंगल घूमते हैं, 2 पाई, तो 120 रोटेशन में एंगल घूमा जाएगा 240 पाई रेडियंस। तो ये इसका हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी गई है ओमेगा और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दी गई है ओमेगा बाय 2। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एंगुलर रिटार्डेशन को
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंगुलर रिटार्डेशन को कैलकुलेट किया जाएगा और फॉर्मूला हम यूज करेंगे ओमेगा टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बाय 4, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा नहीं मालूम, और ये हो गया 240 पाई। तो ये जब माइनस होगा तो सिचुएशन हो जाएगी 480 पाई अल्फा। तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर बाय 4, 480 पाई अल्फा माइनस आएगा। अब देखिए 3 इसको कैंसिल कर देगा 160 टाइम्स, तो अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर और 160 इंटू 4 640 पाई। ये हमने एंगुलर रिटार्डेशन यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो ये वो केस था कि शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा थी, और बाद में कम होकर कितनी हो गई, ओमेगा बाय 2 हो गई। अब पूछा गया कि रुकने से पहले वो कितना और रोटेशन करेगा। तो फिर देखिए यहाँ अगला केस ये है कि अभी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा बाय 2 और ओमेगा बाय 2 से कितनी हो जाएगी, 0। अल्फा तो दिया ही हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 640 पाई। तो हम फिर से क्या करेंगे, ओमेगा टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा को यूज कर लेंगे। 0 हो गया, अभी था ओमेगा स्क्वायर बाय 4 और इसकी वैल्यू रख दी 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 640 पाई इंटू थीटा। तो इधर ट्रांसफर करा 2 ओमेगा स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 640 पाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 4। 2 से कैंसिल करेंगे तो 320, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 160, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिचुएशन भाई ऐसी बनी यहाँ पर कि कैलकुलेशन बड़ा ध्यान दे, तो ऊपर बचा 2 ओमेगा स्क्वायर थीटा और नीचे बचा 160, और ये तो कैंसिल हो गया इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो 160 पाई, ये पाई भी है यहाँ, तो 2 थीटा इक्वल टू 160 पाई, तो थीटा इक्वल टू 80 पाई, थीटा इक्वल टू 80 पाई। तो ओमेगा बाय 2 से जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाय 2 से कम होकर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, तब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 80 पाई। पर हमसे पूछा गया है रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन को निकालने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 पाई से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, 80 पाई, तो 80 पाई को हमने डिवाइड किया 2 पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल, तो नंबर ऑफ रोटेशन और कितने करेगा रुकने से पहले, 40। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, मिल गया, और ये रहा आंसर। तो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का जो बेसिक यूज है वो किया है, ओमेगा टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला सवाल, फिर इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसको पढ़ते हैं और करते हैं। ओके, आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब इसे पढ़ते हैं। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग विथ फोल्डेड हैंड्स at the center of a platform, rotating about its central axis। एक घूमते हुए प्लेटफॉर्म के सेंटर पे चाइल्ड खड़ा हुआ है, हाथ फोल्ड किए हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज K। द चाइल्ड नाउ स्ट्रेचेस हिज आर्म्स, अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करता है, सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम डबल्स।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम नाउ इज, तो देखिए पहले चाइल्ड ऐसे खड़ा हुआ है और बाद में वो अपने आर्म्स को क्या करता है, स्ट्रेच करता है लाइक दिस। तो मास क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी केस में बढ़ेगा ही। तो इस क्वेश्चन में दो बातें हैं, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा गया है और एक काइनेटिक एनर्जी कहा गया है। तो देखिए सबसे कंसेप्ट नंबर 1, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। आपने इस तरह के सवाल भी करे होंगे, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा होता है। तो ये तो थीम हो गई इस क्वेश्चन की। अब पर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन से जोड़ना है। तो भाई देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगी आई ई आर इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2i ई आर इक्वल टू आई ओमेगा का स्क्वायर। तो मैं आई ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, 2i इंटू ई आर। आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई आर का मतलब एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो अब इस कंसेप्ट को हम यहां यूज करेंगे, 2i ई आर कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब आई इंटू ई आर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं I1 ई आर वन इक्वल टू I2 ई आर टू। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था दिया नहीं है, पर बाद में डबल हो जाता है। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, K थी। मान लीजिए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, काइनेटिक एनर्जी K थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब डबल हो गया I का, तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो नई काइनेटिक एनर्जी होगी K/2। तो काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर है वो होगा K/2। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, K/2 ये रहा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको समझ में आ गया। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। हाँ तो अब अगला सवाल लेते हैं, ये रहा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। तो F इक्वल टू ए आई प्लस 3j प्लस 6 के फोर्स का वेक्टर है, R इक्वल टू 2i माइनस 6j माइनस 12 के। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेकर इसको नोट कर लीजिए। तो ए की वैल्यू क्या होगी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहे। तो सबसे पहले बात होती है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट क्या है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में अगर बात करें तो तभी कंजर्व रहता है जब टॉर्क, उस पे लगने वाला टॉर्क क्या हो, जीरो हो। तो नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए रोटेटिंग सिस्टम, तब हम कहते हैं कि उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब यहाँ पर एक वेक्टर का कंसेप्ट है कि भाई टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क होता है R क्रॉस F। गलती से भी इसे F क्रॉस R मत लिख दीजिएगा। तो अब हमें R को लेना पड़ेगा 2i माइनस 6j माइनस 12 के, 2i माइनस 6j माइनस 12 के। अब F की वैल्यू भी देखते हैं। F की वैल्यू है ai प्लस 3j प्लस 6 के, ai प्लस 3j प्लस 6 के। एक बार और चेक कर लेते हैं, ai प्लस 3j प्लस 6 के। अब हम क्या करेंगे, इस टॉर्क को निकालकर सबसे पहले टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे और उसको जीरो के इक्वेट कर देंगे। तो R क्रॉस F को हमें निकालना है, i j k 2 माइनस 6 माइनस 12 a 3
6। तो ये R क्रॉस F आ गया। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -6 -12 3 6 और जे क्या होगा, माइनस होगा, -j, तो ये आएगा हमारा 2 - 12 a 6 और एट द लास्ट k 2 - 6 a 3। तो सबसे पहले हमें इस टॉर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा, टॉर्क के वेक्टर को। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 6 × -6 -36 और ये +36 हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगा 0। दूसरा हो जाएगा -j से जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 12 + 12a और ये 2 है, तो k हो जाएगा आपका 6 + 6a। तो ये आपकी सिचुएशन आ गई टॉर्क की। तो ऑब्वियसली टॉर्क तब 0 हो सकता है जब 12 + 12a 0 हो जाए, या हम कहें 6 + 6a 0 हो जाए, तब टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 12 + 12a को 0 करते हैं, 12 + 12a को 0 करते हैं, तो 12a हो गया -12, a हो गया -1। तो अगर आप ये चाहते हैं कि 6 + 6a को 0 करें तो वो भी कर सकते हैं, बात वही पड़ेगी, आंसर वही आएगा। 6 + 6a = 0, 6a = -6, तो a = -1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है a = -1। तो ये क्वेश्चन दो कंसेप्ट पर बेस्ड था। एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब होता है, दूसरा हमें वेक्टर पर, दूसरी कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट पर बेस्ड था कि टॉर्क F क्रॉस R होता है कि R क्रॉस F होता है, टॉर्क R क्रॉस F होता है, और तीसरी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर है a = -1। तो ये रहा, देखिए इसका करेक्ट आंसर। तो एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जब रोटेटिंग सिस्टम पर कोई भी टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता, नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए रोटेटिंग सिस्टम, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज सेड टू बी कंजर्व्ड। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो नोट कर लिया होगा आपने। अब इसे पढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ध्यान दीजिए सॉलिड सिलेंडर है, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो ये देखिए, ये अब देखिए यहाँ पे हम इसको करेंगे। हाँ, आगे पढ़ते हैं। इज इक्वल टू द इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स लेंथ इज, तो सिलेंडर की रेडियस और लेंथ का रेशियो क्या होगा, और यहाँ चार आंसर हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान दीजिए, इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लेते हैं, mr²/2 होगा। अब एक और एक्सिस क्वेश्चन में डिफाइंड है, वो कैसा है, जो उसकी लेंथ पर परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर से जाता है। अब मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो I2 हम जानते हैं ml²/12 प्लस रेडियस r²/4। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों I1 और I2 बराबर है, I1 और I2 बराबर है। ठीक है, बराबर कर देते हैं।
तो mr²/2 इक्वल टू ml²/12 प्लस r²/4। तो सबसे पहले तो एक काम करिए, इस m को कैंसिल कर दीजिए, तो अब बचेगा r²/2 इक्वल टू l²/12 प्लस r²/4। अब इस r²/4 को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो, तो r²/2 माइनस r²/4 इक्वल टू l²/12। एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा r²/4 इक्वल टू l²/12। तो ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। 3r² इक्वल टू कितना आया l²। 3r² इक्वल टू कितना आया, 3r² इक्वल टू कितना आया l²। तो पूछा क्या गया ये देख लेते हैं। रेशियो ऑफ रेडियस टू लेंथ, रेडियस और लेंथ का रेशियो पूछा गया है। तो 3r² इक्वल टू, अब रूट ले लें तो ये आ जाएगा √3 r/l। तो r/l कितना होना चाहिए, 1/√3। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 1/√3। अब ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद रखना चाहिए। तो आंसर देखते हैं कौन सा मिलता है, 1/√3, 1/√3। तो ये तीसरा आंसर इसका क्या है, सही है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन। अब आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम इसे पढ़ते हैं। अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क जिसका मास है m एंड रेडियस r is rotating in a horizontal plane about an axis perpendicular to the plane at an angular velocity omega। तो ये जो आपकी डिस्क है वो कुछ इस तरह से रोटेट हो रही है। ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट हो रही है। Another disk of mass m/3 but same radius is placed gently on the first disk coaxially. The angular velocity of the system now is। तो अभी देखिए इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट mr²/2। अब हम क्या करते हैं, इस डिस्क के ऊपर एक दूसरी डिस्क रख देते हैं और अभी इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। अब इसके ऊपर हम एक डबल डिस्क रख दी, तो ऐसे केसेस में अभी एक डिस्क है, अब इसके नीचे एक दूसरी डिस्क है। देखिए अब ऐसे केसेस में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, पहले था mr²/2, अब जो दूसरी डिस्क रखी है उसका जो मास है m/3 है, तो m/3 पर रेडियस उतनी है r²/2, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2 प्लस mr²/6। तो पहले थोड़ा इसे निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए 6, तो ये आ जाएगा 3mr², ये आ जाएगा mr², तो ये आ जाएगा I2 4mr²/6। तो अब इसको थोड़ा सिंपल कर लें, 2mr²/3। अब हम I1 और I2 कब निकाल रहे हैं, जब I1 जब पहले एक ही डिस्क थी, I2 जब उसके ऊपर दूसरी डिस्क रख दी। तो धीरे से रखिए, तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे सवालों में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखिए लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। पहले थी एक ही डिस्क mr²/2, एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा,
और बाद में एंगुलर मोमेंटम अभी हमने निकाला, बदल के हो जाएगा 2mr² by 3 इंटू ω2। तो mr² तो आपके कैंसिल हो गए, तो 3 इधर आया तो ये हो गया 3ω/2 इक्वल टू ω2। तो नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? 3ω/2 होगी। तो देखते हैं कौन से आंसर में हमें ये मिलेगा, 3ω/2। तो यहाँ लगता है कि हमारा कहीं आंसर गलत हो रहा है। इसे चेक कर लेते हैं। मास कितना है? m/3। तो m/3 हमने ऊपर रख दिया तो ये 6 आ गया, 4mr²/6। तो यहाँ तो हमने बिल्कुल सही किया, 2mr²/3। हाँ, तो कुछ हमसे यहाँ कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ हुआ है कैलकुलेशन का मिस्टेक। देखिए यहाँ पर हुआ है, जल्दबाजी में गलतियाँ होती हैं। ये देखिए 2 इधर आएगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3ω/4 इक्वल टू ω2। तो नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? 3ω/4। तो देखते हैं कहाँ हो गया, ये रहा हमारा तीसरा आंसर। तो आपको कैलकुलेशन की स्पीड पे कंट्रोल रखना है। देखिए मुझसे गलती हुई, आपसे भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, वो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड पर डिपेंड करती है। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड एक क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आपने नोट तो कर लिया होगा, पढ़ देते हैं। अ व्हील रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड is brought to rest by a constant torque in 4 सेकेंड। देखिए टॉर्क कांस्टेंट है और 4 सेकंड में व्हील को रोक देता है। If the moment of inertia is 0.2 kg/m², the work done in first 2 seconds। तो पूछा गया है कि पहले 2 सेकंड में वर्क डन कितना होगा। पहले 2 सेकंड में वर्क डन कितना होगा? 4 सेकंड में तो रुक जाता है। तो क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है तो वर्क को हम लिख सकते हैं टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो कंसेप्ट हो गई। तो सबसे पहले हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है 4 सेकंड में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करने वाले हैं, ω_t इक्वल टू ω0 प्लस अल्फा टी। ये 0 हो गई। अभी 20 रेडियन पर सेकंड है और टाइम इसने लिया 4 सेकंड का, तो 4 अल्फा आ गया -20, अल्फा आ गया -5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए अब अल्फा तो हमारा आ गया। तो वर्क डन, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब टॉर्क निकाल लेते हैं। तो टॉर्क होगा, अगर टॉर्क की वैल्यू की बात करें तो टॉर्क होगा आई अल्फा। तो आई दिया हुआ है 0.2, अल्फा की वैल्यू 5, तो 2/10 5, सो इट विल बी 1। तो टॉर्क की जो मॉडुलस होगी वो कितनी होगी? 1। तो अब हम टॉर्क निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ध्यान दीजिए, वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकंड, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि पहले 2 सेकंड में वर्क डन निकालना है। तो पहले 2 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, थीटा इक्वल टू ω_t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 20, टाइम 2 सेकंड में पूछा, क्योंकि ये रिटार्डेशन है इसलिए -5 और टाइम 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया थीटा 40 और -20 डिवाइडेड बाय 2, तो 40 - 10, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 रेडियन। कितने रेडियंस हो गया? 30 रेडियंस हो गया। अब हमारा काम आसान है, हम वर्क डन निकाल सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है, टॉर्क की वैल्यू भी हमें मालूम है। तो
तो वर्क डन हमारा होगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम निकाल चुके हैं 30, टॉर्क हम ऑलरेडी जानते हैं कितना है 1 इंटू 30, तो वर्क डन क्या होगा 30 जूल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए 30 जूल्स। देखते हैं कौन सा चॉइस दिया हुआ है। ये देखिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। पहले 2 सेकंड में वर्क डन निकालना है। ध्यान दें तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स पहले 4 सेकंड में वर्क डन निकाल लेते हैं, तो ध्यान देना चाहिए क्या पूछा गया है और क्या गिवन है। तो इसका आंसर है 30 जूल्स। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। द वेलोसिटीज आर इन ग्राउंड फ्रेम एंड द सिलेंडर इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग। ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है ऑन द प्लैंक। एक प्लैंक पर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए वुड बी, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ 3 पॉइंट दिए गए। अगर हम बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो 3 पॉइंट हमें दिए गए। एक तो ए दिया गया है और एक सी दिया गया और एक क्या दिया गया, ये पी है। तो ए पर वेलोसिटी हमें पूछी है कितनी होगी। आंसर्स को रीड करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ वीसी, 2 वीसी माइनस वीपी, 2 वीसी प्लस वीपी। चौथा ऑप्शन 2 इंटू वीसी माइनस वीपी। अब आप जानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होता है रोलिंग मोशन में, उसकी वेलोसिटी होती है 0, इसकी वेलोसिटी v, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है 2v। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो वेलोसिटी एट a 2v है। अब हम ऑप्शन से चलते हैं, और वेलोसिटी एट c v है और वेलोसिटी ऑफ p is 0। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ a कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ c। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से जस्ट डबल होती है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर कितना है 2vc। तो ये इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे इन्हें करा जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसे जरा नोट कर लें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस r है और थिकनेस r/6 है, हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो हम जानते हैं कि सर्कुलर डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2। इट इज मेल्टेड। अब आगे पढ़ते हैं। इसको मेल्ट कर दिया जाता है और रिकास्ट इनटू ए सॉलिड स्फीयर, और उससे सॉलिड स्फीयर बनाया जाता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट द डायमीटर एज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज। 4 आंसर दिए गए। तो क्वेश्चन कहता है कि डिस्क को मेल्ट कर दिया। तो देखिए डिस्क को मेल्ट करने से उसका मटेरियल तो बदलेगा नहीं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ना वॉल्यूम बदलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्क का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पाई r² बेस एरिया, और ये दिया हुआ है r/6। तो इसको थोड़ा ठीक करके लिखते हैं r/6। तो ये हो गया पाई r³/6। और ऑब्वियसली स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो डिस्क के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। अब स्फीयर का हम मान लेते हैं, इस स्फीयर की वॉल्यूम होगा 4/3 पाई। मान लेते हैं कि स्फीयर की रेडियस कितनी है r1 है। तो यहाँ लिख लें, रेडियस ऑफ स्फीयर को हमने मान लिया, कितना मान लिया, r1 मान लिया। तो ये हो गया 4/3 पाई r³ दैट इज r1³ इक्वल टू पाई r³/6। ये 2 बार कट जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ से r1³
इक्वल टू आर क्यूब बाय 8। तो स्फीयर की रेडियस हमने निकाल ली, कितनी होगी? डिस्क की रेडियस का आधा, डिस्क की रेडियस का आधा। तो ये तो पहला कैलकुलेशन पॉइंट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और सबसे पहले हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिख लें। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए आई डिस्क दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? आई mr² बाय 2, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है पाई r³ बाय 6 इंटू r² डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आई की वैल्यू आ गई पाई d r⁵ डिवाइडेड बाय 12। अब स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। तो आई स्फीयर 2/5 मास ऑफ स्फीयर इंटू रेडियस, ध्यान रखिए रेडियस r1 है, तो मास को लिखा हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r1³। स्फीयर की रेडियस हमने r1 मानी है, और यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक करिए, ये क्यूब नहीं होना चाहिए, ये कितना होता है हम जानते हैं, ये स्क्वायर होता है। तो 8/15 पाई d r1⁵। अब r1 की वैल्यू रख देंगे, आई स्फीयर विल बी इक्वल टू 8/15, ध्यान दो, पाई d, r1 को रखा r/2, तो r/2 का क्यूब, नहीं क्यूब तो नहीं है, पावर क्यूब नहीं है, पावर कितनी है? 5 है, तो 5 ही रखेंगे। अब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा, जो कि हमसे कहा गया है निकालने के लिए, 8/15 पाई d, और ये हो जाएगा r⁵, और 2 के ऊपर अगर 5 की पावर होगी तो ये 32 हो जाएगा। तो 8 इस 32 को 4 बार कैंसिल कर देगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर पाई d r⁵, ये 15 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 60। तो ये हमारा, अब हमें स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के टर्म्स में निकालना है। तो ये 2 इक्वेशन हो गए, कुछ नहीं करना है। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है? डिवाइड करना है, तो वो भी कर लेते हैं। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आई स्फीयर डिवाइडेड बाय आई। देख लीजिए एक बार इक्वेशन अच्छे से, और ये हो जाएगा पाई d r⁵ डिवाइडेड बाय 60, और ये हो जाएगा पाई d r⁵ डिवाइडेड बाय 12। तो आई स्फीयर डिवाइडेड बाय आई विल बी 12/60, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, 1/5। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है, I/5। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए I/5। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही है। ये देखिए, इसको आप चौथा आंसर गलत लिखा है, ये तीसरा कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर कितना है? I/5। अपनी कैलकुलेशन को आप एक बार और चेक कर सकते हैं। इस तरह के सवाल क्या होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक बेसिक कंसेप्ट इसमें है, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो बहुत बढ़िया सवाल था, अब क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये था रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 1। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 में और फिर डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जरूर ज्वाइन करिए, कमेंट तो जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं रोटेशनल मोशन पार्ट 2 में, फिर आपसे मुलाकात होगी। अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।